एक शुरुआत है। इसके आगे का विजन है कि डेटा नेटवर्क और डिजिटल फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाया जाए, जिसमें गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और कम्युनिटी सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और आजीविका के लिए इनोवेशंस प्रेरित करे। और डिजिटल पब्लिक गुड्स की तौर से ये मॉडल बाकी राज्यों में और देशों में भी प्राप्त हो सकता है। बीसीजी की ओर से मैं राजस्थान सरकार और जायका को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस ऐतिहासिक इनिशिएटिव में पार्टनर करने का हमें मौका दिया है। और अब आपकी आज्ञा से मैं डिजीवन पे एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धन्यवाद। राजस्थान परंपरा, नवाचार और विकास का एक अनोखा संगम, जहां वन सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि जीवन का भी स्रोत है। वन से हजारों समुदायों की आजीविका, संसाधन और विकास जुड़ा हुआ है। वनों की तरह ही आज के डिजिटल युग में जिस आधुनिक संसाधन की महत्ता बढ़ती जा रही है वह है डेटा। एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा के इस दौर में इन क्षमताओं का सही उपयोग ही प्रगति का एकमात्र रास्ता है। राजस्थान एक ऐसा प्रगतिशील प्रदेश है जो हमेशा से ही डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करता आ रहा है। लेकिन वन विभाग के जिन सिस्टम्स में डेटा मौजूद है, जैसे कि FMDSS, राजधारा, वे आपस में पूरी तरह इंटीग्रेटेड नहीं है, जिससे इसका प्रभावी उपयोग कठिन हो जाता है। हमारा काम सिर्फ वृक्ष लगाना नहीं है, बल्कि प्रभावी रूप से वनावरण बढ़ाना है। अगर हमें सोइल क्वालिटी, रेनफॉल, वेदर कंडीशन आदि सटीक डाटा मिलें तो हम बेहतर योजना और डिजिटल ट्रैकिंग से वन प्रबंधन को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग डिजीवन, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फॉरेस्ट ऐप। डिजीवन एक आधुनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजीवन के पहले चरण में सैट श्योर की सहभागिता से 2 एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। पहला फॉरेस्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग और दूसरा फॉरेस्ट हेल्थ मॉनिटरिंग। ये दोनों वन विभाग को डेटा आधारित निर्णय लेने में सहयोग करेंगे, जिससे राजस्थान में चल रहे किसी भी वृक्षारोपण कार्य के संपूर्ण जीवन चक्र को बेहतर बनाया जा सके। और ये सिर्फ शुरुआत है। डिजीवन का लक्ष्य केवल वन विभाग तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर समुदायों और अन्य सरकारी विभागों तक अपना प्रभाव पहुंचाना है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा माइनिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म जैसे डिपार्टमेंट्स के डेटा से संवाद कर सके, जहां राजस्थान से मध्य प्रदेश तक और फिर नागालैंड जैसे राज्यों तक डेटा आसानी से प्रवाहित हो सके। यही डिजिटल इंडिया का ट्रू ईथोस है। डिजीवन सिर्फ एक तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा है। यह केंद्र और राज्य सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों और NGOs को नए अवसर प्रदान करेगा, ताकि वे और अधिक जन उपयोगी यूज केसेस बना सकें, जैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट्स, मॉनिटरिंग ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स और क्रिएशन ऑफ कॉरिडोर्स फॉर एनिमल मूवमेंट्स। यह नए स्टार्टअप्स को भी आकर्षित करेगा, ताकि वे वन क्षेत्र में आकर काम करें, क्योंकि जब सरकार, समाज और तकनीक एक साथ चलते हैं, तब एक नया, सशक्त और हरित राजस्थान आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अ ट्रूली राइजिंग राजस्थान। राजस्थान वन विभाग द्वारा जायका और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ साझेदारी में विकसित। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अपर्णा बीजापुरकर का, जिन्होंने डिजीवन फॉरेस्ट पर विवरण दर्शाता प्रस्तुतिकरण और वीडियो आप सभी के समक्ष रखा। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजीवन पोर्टल का शुभारंभ, और अब समय है इसके शुभारंभ का। उससे पहले आपको बताएं कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग और बीसीजी तथा सेट श्योर के तकनीकी सहयोग से राजस्थान वन विभाग वन प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजीवन फॉरेस्ट टेक विकसित किया जा रहा है।
इसके जरिए वन स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाएगी। उसके लिए मजबूत प्रणाली विकसित होगी। वन रोपण स्थल चयन के लिए डिजिटल निर्णय और समर्थन प्रणाली विकसित होगी। साथ ही नए वृक्षारोपण में कार्बन स्टॉक का अनुमान लगाने और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की प्रगति को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलेगी। आप सभी की तालियों के साथ अनुनय कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया रिमोट का बटन दबाकर डिजी वन पोर्टल का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद माननीय। माननीय से पुनः आदरपूर्वक निवेदन करेंगे, कृपया आप इनोवेशन चैलेंज का भी शुभारंभ रिमोट के बटन को दबाकर करने का कष्ट करें। राजस्थान वन विभाग और आई स्टार्ट, जायका और बीसीजी के सहयोग से फॉरेस्ट स्टैक ओपन इनोवेशन चैलेंज की घोषणा कर रहे हैं, जो ओपन डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्मार्ट वानिकी समाधान विकसित करेगा। स्टार्टअप्स, शोधकर्ता और छात्र हमारे साथ जुड़े और वानिकी के भविष्य के लिए डिजिटल समाधान विकसित करें। समृद्ध डेटा का उपयोग करें, विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करें और अपने नवीन विचारों के लिए फंडिंग अवसर प्राप्त करें। हमारे साथ वानिकी और जलवायु के भविष्य को आकार दें। जल्द ही आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। देवियों और सज्जनों, आज के इस समारोह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखेंगे। इस संस्थान की बजट घोषणा जो की गई थी वित्त वर्ष 2024-25, उसी की अनुपालना में इसका निर्माण किया जाएगा और इस पर 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक स्टेट ऑफ आर्ट IT इनेबल्ड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना, जिसके जरिए वानिकी और वन्य जीव प्रबंधन से संबंधित अलग अलग विषयों पर अधिकारी कार्मिकों को प्रशिक्षण मिल सकेगा। साथ ही विद्यार्थियों और आमजन को भी उच्च कोटि का प्रशिक्षण देश विदेश के नामी विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाएगा। माननीय से ही हम अनुनय कर रहे हैं, कृपया पुनः रिमोट का बटन दबाकर वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की आधारशिला डिजिटली रखने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान का वीडियो। जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रदेश है राजस्थान, और इसी जैव विविधता, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन के लिए कृत संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही दूरदर्शिता है औद्योगिक विकास के साथ साथ प्रकृति को सुरक्षित रखने के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। और राजस्थान को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा बनाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। प्राकृतिक संसाधनों और वन के संरक्षण और संवर्धन की बहुआयामी योजनाओं को साकार रूप देने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। वन विभाग के अधिकारी और कार्मिकों की प्रबंधकीय कुशलता और योग्यता वर्धन को दी जा रही है प्राथमिकता। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा लंबे समय से रिक्त चल रहे 1070 पदों पर वन रक्षकों को दी गई नियुक्ति।
इतना ही नहीं, समस्त नव नियुक्त वन रक्षकों के प्रशिक्षण को उच्च स्तरीय बनाने हेतु आवंटित की गई राशि 10 करोड़ रुपए, जो कि अभूतपूर्व है। उनके कुशल मार्गदर्शन में जिन 2700 वन रक्षकों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनमें से 750 वन रक्षक महिला वन रक्षक हैं। उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरांत सभी निभा सकेंगे वनों की रक्षा में अपनी भूमिका। हमें प्रशिक्षण बहुत अच्छा लगा और ये प्रशिक्षण हमारे जीवन में भी बहुत आगे जाके काम आएगा। नौकरी की नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी ये बहुत उपयोगी है। पहले 3 महीने का ट्रेनिंग होती थी, जिसमें इस बार 1 महीने की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा हुई थी, जिसमें हमें फील्ड प्रशिक्षण हुआ, जिसमें हमें हमारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण में उभरती चुनौतियों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों की प्रबंधकीय योग्यता एवं कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य को दी है प्राथमिकता। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लिया एक और ऐतिहासिक निर्णय। विभाग के ही नहीं, वन सुरक्षा समिति के सदस्यों एवं वन संपदा की सुरक्षा से जुड़े हुए समस्त स्टेक होल्डर्स की प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने हेतु जयपुर में राजस्थान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किए जाने की बजट घोषणा की गई। 40 करोड़ रुपए राशि की लागत से निर्माण किया जाने वाला यह संस्थान माननीय मुख्यमंत्री की पर्यावरण संरक्षण संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु दूरगामी सोच का परिणाम है। उक्त संस्थान राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का अग्रणी संस्थान होगा, जहां पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण संबंधी विषयों पर वैश्विक स्तर के प्रशिक्षण आयोजित कराए जाएंगे। उक्त संस्थान एक ग्रीन बिल्डिंग होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक से सुसज्जित स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी, GIS एवं रिमोट सेंसिंग लैब, सेमिनार हॉल्स, ऑडिटोरियम इत्यादि भी होंगे। यह संस्थान देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से कोलैबोरेशन कर कौशल विकास में निश्चित रूप से एक नया आयाम स्थापित करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान का किया जा रहा है शिलान्यास। और यह होगा राजस्थान वन विभाग सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान कैसा होगा, इससे संबंधित आपने ये वीडियो देखा। पुनः माननीय का धन्यवाद इसका डिजिटल शिलान्यास करने के लिए। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म विकास कार्यों का जनता को समर्पण आज के समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की अनुपालना में सीता माता अभ्यारण्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए कई विकास कार्य करवाए गए, जिनमें पर्यटक पथ संधारण, पीने के पानी की सुविधा, वॉल पेंटिंग से सज्जा और इसके अभ्यारण्य में कई तरह के व्यू पॉइंट्स भी उनका निर्माण करवाया गया। अब माननीय से अनुरोध, कृपया पुनः रिमोट का बटन दबाकर ये सभी विकास कार्य जो इको टूरिज्म से जुड़े हैं प्रदेश की जनता को समर्पित करने की कृपा करें। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार के वन विभाग का ये सुरुचिपूर्ण और महती आयोजन, दिशा निर्देश माननीय वन मंत्री महोदय के। और आइए आप सभी की तालियों की अनुगूंज के साथ आमंत्रित करें जो महती उत्तरदायित्व निभा रहे हैं प्रदेश में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का माननीय मंत्री महोदय श्रीमान संजय शर्मा जी। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के शुभ अवसर पर इस मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, ACS
सम्माननीय अपर्णा जी, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख आदरणीय अरिजीत बनर्जी जी, जायका के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री ईजी वाका मात्सू जी, आदरणीय निधु सक्सेना जी और हमारे विधायक आदरणीय महेंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित सभी वन विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, वन मित्र, सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने व्यस्तम समय में से निकाल करके जो आज लोकार्पण करने, शिलान्यास करने के लिए आप पधारे हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ जो DG1 फॉरेस्ट स्टैक पोर्टल का आपने लोकार्पण किया है, इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान संपूर्ण देश के आम जन से किया था और उस लक्ष्य के विरुद्ध हमको जो टारगेट दिया गया था, विशेष रूप से राजस्थान को जो टारगेट दिया गया था, उसमें 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा हमें दिया गया था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हरियाणा और राजस्थान कार्यक्रम के निमित्त आपने हमारे समक्ष 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य दिया और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि राजस्थान में सभी सरकारी विभागों द्वारा, वन विभाग द्वारा, आम जन के सहयोग से आज हमने 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा करके एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ मुझे बताते हुए यह भी खुशी है कि भारत सरकार का माई लाइफ पोर्टल पर 6 करोड़ से अधिक पौधे विद फोटो अपलोड राजस्थान के आम जन द्वारा किया गया और उसी का परिणति है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का जो 114वां संस्करण था, उसमें राजस्थान में किस प्रकार से जन सहभागिता को लेके हुए जिस प्रकार से पौधारोपण हुआ, उसका विशेष उल्लेख मन की बात के कार्यक्रम में करने का यह परिचायक है कि राजस्थान का वन विभाग, राजस्थान का आम जन आपके कुशल नेतृत्व में जो आपने लक्ष्य हमको दिया था, उसको पूरा करने के लिए जो प्रण हमने लिया था, उसको भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके कुशल नेतृत्व को सहारा। उसके लिए भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम सब लोग स्वागत करें, सम्मान करें। हरियाणा और राजस्थान के तहत आपने 7 करोड़ का लक्ष्य जो हमको दिया था और अब आपने वही लक्ष्य हमको 10 करोड़ से अधिक लगाने का, पौधारोपण करने का काम दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार, जिस मुस्तैदी से वन विभाग उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी अलग अलग नर्सरियों में जिस प्रकार से पौधारोपण का काम, हमने पौधों को तैयार करने का हमने काम शुरू किया है, आने वाले समय में राजस्थान के अंदर हम 10 करोड़ का लक्ष्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने हमें दिया है, निश्चित रूप से उस काम को कर करके पूरे देश के अंदर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम राजस्थान का वन विभाग करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ नवाचार हमने आपके नेतृत्व में किए हैं जो आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं या हमारे जो वन्य क्षेत्र हैं, उसमें वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का 2000 के अंदर गठन हुआ था और जब मैंने पदभार ग्रहण किया और जब अधिकारियों से जानकारी ली तो मुझे जानकर आश्चर्य भी हुआ कि बहुत लंबे समय से उन प्रबंध समितियों का जो वन सुरक्षा को भी देखती थी, जो ग्रामीण अंचल के लोग जो क्षेत्र में, उस वन क्षेत्र में रहते थे या आसपास रहते थे, उन समितियों का चुनाव ही नहीं हुआ था। मैंने आग्रह किया अधिकारियों से, उसका परिणाम यह हुआ कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि जब टीम अच्छी होती है और जब अधिकारी आगे बढ़कर के काम करते हैं, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी ACS आदरणीय अपर्णा अरोड़ा जी को, जिन्होंने आगे बढ़कर के जो हमारी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां हैं, उन्होंने इनको
राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत इनका रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए उन्होंने जो पहल करी और उसका परिणाम है कि हमारी 1774 जो वन समितियां हैं उसमें 709 के करीब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बाकी प्रक्रियाधीन है। जिससे एक बात तो यह होगी कि जो हमारे काम हुआ करते थे पहले, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, संवेदनशीलता नहीं थी, कई तरह के आरोप ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर लगते थे। लेकिन आज विभाग का ये पहल के कारण ऐसा हुआ है कि जो काम हम समितियों के माध्यम से कराना चाहते हैं वो भी कराएंगे, और जो बड़े काम होते हैं उसका हम ई टेंडर के माध्यम से पारदर्शिता रहे, वो पहल माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में विभाग ने करी है। और साथ ही साथ जो श्रमिकों के खाते में पैसा जाता था, पहले सीधा बंटता था, लेकिन हमने प्रयास ये किया है कि अब वो पैसा भी उनके सीधे खातों में जाए। निश्चित रूप से उसकी राहत हमारे श्रमिक वर्ग को पड़ेगी और ग्रामवासियों को भी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां प्राय आप और हम तो एक साधारण परिवार से आए हैं और राजनीति में संघर्ष करके आप मुख्यमंत्री बने हैं, और आपकी कार्यशैली को देख करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको इस पद पर विराजमान किया है। लेकिन हम सुनते थे कि पौधा लग जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी देखरेख के लिए, और बार बार ये आरोप लगते थे कि देश में इतने पौधे लगे, उसका मूल्यांकन का क्या तरीका है। उसको लेकर के भी हमारे विभाग ने आपके नेतृत्व में एक विशेष पहल करी, और अब पौधा लगने के बाद हम 3 इंस्टीट्यूट्स, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, जिसके तहत अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुल 132 साइटों का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही साथ एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, जिसके तहत बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुल 97 साइट्स का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज जयपुर, जिसके तहत भरतपुर और जयपुर संभाग की कुल 77 साइटों का मूल्यांकन किया जाएगा। भावार्थ केवल यह है कि हम पौधा लगा करके किस प्रकार से उसकी सुरक्षा रहे, किस प्रकार से वो जीवित रहे, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, हम अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से मूल्यांकन करा करके इस बात के प्रति सजग हैं कि हमारा विभाग भी सजग रहे, और कब उसका मूल्यांकन हो और उसकी किस प्रकार से गुणवत्ता बढ़े, उसके लिए भी वन विभाग ने आपके कुशल नेतृत्व में एक अनूठी पहल इस दौरान की है। साथ ही साथ आपसे प्रेरणा लेकर के, क्योंकि आपसे मेरी चर्चा हुई थी जब आप अलवर पधारे थे, और आपने बताया था कि पुलिस को लेकर के आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU किया है। उसी को लेकर के आगे बढ़ करके हमने भी वन विभाग के जितने भी हमारे खाताधारक कर्मचारी अधिकारी SBI के अंदर हैं, उनको लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU किया, और भगवान करे किसी के घर में दुख का त्रासदी नहीं आए, हर लोग सुख समृद्धि से रहें। लेकिन उस परिस्थिति में भी इस MOU के कारण जो एक तात्कालिक मदद उस परिवार को चाहिए, उसको देने का काम भी आपके कुशल नेतृत्व में वन विभाग ने किया है। ऐसा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्राय यह देखा जाता था कि फॉरेस्ट से जब कोई खनन, अवैध खनन होता था या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले जाया जाता था अनमीनिंगफुल तरीके से, तो वाहनों को हमारे रेंज के अधिकारी DFOs पकड़ लिया करते थे, और उसका कोई जुर्माने की कोई एक वो अवधि तय नहीं थी, कितने दिन में हमको जुर्माना करके छोड़ना है या किस राशि का जुर्माना हमको करना है। उसको लेकर के भी हमने नियम में संशोधन किया और एक फिक्स राशि हमने तय कर दी, माइंस डिपार्टमेंट की तरह। ट्रैक्टर के ऊपर इतना जुर्माना लगेगा, और आपके पिकअप पे इतना जुर्माना लगेगा, और आपकी जो ट्रॉले हैं, ट्रक हैं, उन पर इतना जुर्माना लगेगा। उसमें भी पारदर्शिता रहे, संवेदनशीलता रहे, उसके लिए भी वन विभाग के द्वारा ये कार्य आपके नेतृत्व में किया गया है। और आज जिस प्रकार से मैं भी देख रहा था कि ये भारत का पहला DG1 है जो राजस्थान के अंदर लॉन्च हुआ है आपके नेतृत्व में, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे वन्य क्षेत्र में जब पौधे लगेंगे तो किस मिट्टी को, किस पौधे की आवश्यकता है, पानी की पूर्ति हम कहां से करेंगे, किन राज्यों का डेटा से जिसको हम फायदा ले सकें, अलग अलग विभागों को एक ही जगह लाने का काम यदि किसी ने किया है तो इस DG1 के माध्यम से फॉरेस्ट विभाग ने किया है। और साथ ही साथ एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जो ये सामने आपके सामने टीम फॉरेस्ट बैठी है, निश्चित रूप से ये वो कर्मचारी अधिकारी हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में रह करके
मूलभूत आवश्यकता में कम से कम जो आवश्यकता इनको हम उपलब्ध कराते हैं, उसमें रह करके हमारे चाहे वन्य क्षेत्र हो चाहे टाइगर रिजर्व्स हो, उसको सुरक्षा करने का काम ये तमाम अधिकारी और वन कर्मी कर रहे हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी कुछ मांगे हैं, परिवार का मुखिया होने के नाते और आप हम सब के मुखिया हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी आवश्यकता, जो भी रिप्रेजेंटेशन मेरे माध्यम से, एसीएस मैडम के माध्यम से हमने आपको भिजवाए हैं, निश्चित रूप से आप सहानुभूति पूर्वक उन पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो टीम फॉरेस्ट आपके सामने बैठी है, आने वाले समय में वन्य क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, साथ ही साथ उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और तेज गति से काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही साथ मैं उस जाबाज रेंजर किशोर कुमार जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी शहादत देके, बलिदान देकर के वन्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में अपना बलिदान दिया। और इस आशा और विश्वास के साथ कि हम सब लोग कटिबद्ध होकर के वन्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान वन्य क्षेत्र और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। उद्बोधन के लिए आभार माननीय वन मंत्री महोदय का। देवी और सज्जनों, आपको बता दें कि आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर हमसे इस समारोह के माध्यम से लाइव जुड़ा हुआ है और अब समय है पर्यटकों की सुविधा के लिए माननीय के कर कमलों द्वारा गोल्फ कार्ट जनता को समर्पित करने का। भरतपुर में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सुविधा विकसित करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के निर्देशों की पालना में राष्ट्रीय उद्यान में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के तहत DCM श्रीराम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सौजन्य से 4 गोल्फ कार्ट उपलब्ध करवाई गई हैं। ये सभी गोल्फ कार्ट पर्यटकों की सुविधा के लिए आप माननीय के कर कमलों द्वारा जनता को समर्पित की जाएंगी। आपसे अनुनय, कृपया हरी झंडी दिखाकर इन्हें जनता को समर्पित करें। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को पर्यटकों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है ये गोल्फ कार्ट। धन्यवाद माननीय। आप सभी दृश्यावलोकन कर रहे हैं, पर्यटक इनका आनंद ले रहे हैं और इनमें सवार होकर उद्यान का भ्रमण कर रहे हैं। आज के इस समारोह में वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी विमोचन किया जाएगा। राजस्थान के सभी क्षेत्रीय वन मंडलों में कृषि भूमि के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की तर्ज पर ही शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी द्वारा वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए हैं। राजस्थान वन क्षेत्र में कुल 661 स्थानों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर उन्हें 12 अलग अलग मापदंडों पर परखा गया। इसी कार्ड के जरिए वन मृदा की गुणवत्ता से संबंधित बाधाओं का निदान, पोषक तत्वों का उपयोग और उसकी दक्षता बढ़ाने, वन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने और वन विभाग के फील्ड स्टाफ को इस संदर्भ में सशक्त किया जाएगा। माननीय से हम विनती कर रहे हैं, कृपया वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विमोचन करने का कष्ट करें। सभी मंचस्थ महानुभावों से भी आग्रह है, कृपया इस कार्ड का विमोचन करें।
सॉइल हेल्थ कार्ड की तर्ज पर ही ये वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड। धन्यवाद। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से प्रदेश में वन और वन्य जीव संरक्षण, जलवायु संतुलन और वन निर्भर समुदाय की क्षमता संवर्धन कामों के लिए एक नई परियोजना CRESCP शुरू की गई है। ये परियोजना 1774 करोड़ रुपए की लागत से 10 सालों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना के लोगों के लिए हम आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया इसके लोगों को रिलीज करने की कृपा करें। क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लोगों का विमोचन, और इसके लिए हम सम्मान के साथ आग्रह कर रहे हैं, आप कृपया इसके लोगों का विमोचन करें। 10 वर्ष की अवधि के लिए ये क्रियान्वित की जाएगी नई परियोजना। देवियों सज्जनों, आप सभी इस लोगो में देख पा रहे हैं हाथ जो जन सहभागिता का प्रतीक है, आप सभी के जुड़ाव को इंगित करता है। हरी पत्तियां जो है हरियाली, वृक्षारोपण और जैव विविधता के संरक्षण की द्योतक है, और साथ ही नीले तार की आकृति जो आप देख रहे हैं परियोजना में तकनीक के उन्नत प्रयोग को दर्शाती है। क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एनहांसमेंट प्रोजेक्ट CRESCP और इसके लोगों के विमोचन के लिए समस्त डेज डिग्निटरीज का बहुत बहुत आभार। राज्य सरकार की जो बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत वन मित्र योजना के तहत पौधों के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए तकरीबन 2000 स्थानीय व्यक्तियों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र लगाए जाने की घोषणा की गई थी। वन भूमि और गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में पौधों और वन्य जीवों के समुचित पालन और रक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें वन मित्रों के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक 3406 वन मित्रों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, और आज कुछ वन मित्रों को समारोह में मंच पर माननीय के कर कमलों द्वारा ये किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। हम आग्रह करते हैं कृपया मंच पर पधारें। जिला डीग से श्री राकुल खान, जिला भरतपुर से जीतू कुमार और जिला जयपुर से सुरज्ञान जाट भी तैयार रहें। समारोह में मंच पर सांकेतिक रूप से वन मित्र योजना के तहत इन्हें ये किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और आप सभी को बता दें कि इस किट में ट्रैक सूट, जूते, बैग्स, टॉर्च, वाटर बॉटल, टी शर्ट, फर्स्ट एड किट शामिल हैं। जीतू कुमार जिला भरतपुर से माननीय से वन मित्र योजना के तहत ये किट प्राप्त करते हुए। सुरज्ञान जाट जिला भरतपुर, श्री सुरज्ञान जाट जिला भरतपुर। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, इन पर वन मित्रों को ये किट दिए जा रहे हैं और सांकेतिक रूप से तीनों ने प्राप्त किए। बहुत बहुत आभार माननीय आपका। वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला वन कर्मियों के सम्मान का समय है। हम चाहेंगे कि सभी संभागों का प्रतिनिधित्व करती ये महिला शक्ति हकदार है आप सभी की तालियों की, और इसमें हम बता दें कि AFD फ्रांस के सहयोग से चलाई जा रही राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना, जो कि राज्य के 13 जिलों में संचालित की जा रही है, इसके तहत वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली
महिला वन कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। सर्वप्रथम आग्रह श्रीमती प्रेम कुंवर, सहायक वनपाल, वन मंडल, कोटा वन्य जीव। लगातार आप सभी की तालियां इनकी सराहना के स्वरूप गूंजनी चाहिए और इन्हें खास अनुभव हो। आपने उड़न दस्ते में रहते हुए वन्य जीव अपराध की 6 कैश पकड़ने में सहयोग किया और साथ ही आप 500 से ज्यादा वन्य जीव, पैंथर, मगरमच्छ, नीलगाय, चीतल, इन सभी को रेस्क्यू कर चुकी है। श्रीमती प्रेम कुंवर, सहायक वनपाल, वन मंडल, कोटा वन्य जीव। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्रीमती पूजा देवी रेगर, वन रक्षक, वन मंडल, जयपुर वन्य जीव। पुनः गूंजे आप सभी की तालियां। और पूजा देवी ने 9 वर्ष के सेवा काल में वन भूमि से अतिक्रमण हटाना, वन अपराध की रोकथाम, गांव के लोगों के लिए वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए उन्हें जागरूक किया है। श्रीमती गुड्डी कुमारी, सहायक वनपाल, वन मंडल, नेशनल चंबल सेंचुरी, धौलपुर। आपके द्वारा नाका केसर बाग में नाका प्रभारी रहते हुए अवैध खनन और परिवहन के 40 से ज्यादा मामले दर्ज कर अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई की गई। आपके द्वारा अभ्यारण्य में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन कार्य किया गया है। सुश्री सरोज कंवर, वन रक्षक, वन मंडल, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी। सुश्री सरोज कंवर द्वारा आरटीपीसी जोधपुर में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपके द्वारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्वैच्छिक विस्थापन प्रक्रिया में ग्रामीणों की समझाइश कर गांव कुलखेड़ी का लगभग 80% विस्थापन करवाया जा चुका है। श्रीमती हेमलता, वन रक्षक, वन मंडल, भरतपुर। आपके द्वारा अपने क्षेत्र में वन्य जीव रेस्क्यू के बारे में उत्कृष्टता से कार्य किया गया है। ग्रामीणों को प्रकृति संरक्षण, पौधरोपण के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। श्रीमती अनीता कुमारी, वन रक्षक, वन मंडल, वन्य जीव, कोटा। श्रीमती अनीता कुमारी द्वारा शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में 350 से ज्यादा वन्य जीवों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू किया गया। आपने गांव सुरपा के विस्थापन के लिए ग्रामीणों की समझाइश के लिए प्रभावी काम किया है। कांता कुंवर, वन रक्षक, वन मंडल, भीलवाड़ा। आपके द्वारा 11 वर्ष के सेवा काल में वन और वन्य जीवों की रक्षा के साथ ही पौधशाला हरणी को सफल बनाने के लिए अहम योगदान दिया गया। हरणी में स्थित रेस्क्यू सेंटर में कई वन्य जीवों की आपने रक्षा की। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और पुनः आभार समस्त मंचस्थ महानुभावों का। देवी और सज्जनों, हम सभी आभारी हैं हमारे सूबे के मुखिया के कि आज के इस समारोह में हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। अब समय है आपसे मार्गदर्शन का। समूचे प्रदेश में आपका उद्बोधन एक संदेश के रूप में जाता है और हम सभी में एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। पुनः आपकी तालियों की अनुगूंज के साथ आइए सुनते हैं उस संदेश को जो प्रदेश की दिशा तय करता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी से आदर पूर्वक करबद्ध निवेदन, कृपया उद्बोधन प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी को नमस्कार। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कि आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी, वरिष्ठ प्रतिनिधि जायका श्री जी वाकामत्सु जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अपर्णा अरोड़ा जी, हमारे माननीय विधायक महेंद्रपाल जी, एमडी एवं सीओ बैंक महाराष्ट्र श्री निधु सक्सेना जी, आयुक्त सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्रीमती अर्चना सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अर्जित बनर्जी जी और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वनों के संरक्षण के महत्व को याद दिलाता है। आज का ये आयोजन ये दर्शाता है कि हम वन संरक्षण के प्रति कितने गंभीर हैं, साथ ही हमारे वन संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों को भी प्रदर्शित करता है। वन हमारे जीवन का आधार है। विश्व वानिकी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम वनों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। इस विश्व वानिकी दिवस की थीम फॉरेस्ट्स एंड फूड रखी गई है। हम सभी जानते हैं कि वन न केवल हमें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं बल्कि हमारी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है। प्रकृति का महत्व तो कितना बड़ा है। हम हमारे जीवन में इसका महत्व समझते हैं और हम इसको आए दिन देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। क्योंकि कोई भी मन में जिज्ञासा होती है, बात होती है, वो तीन प्रकार से उसको हम समझते हैं। पहली होती है हम देख करके, दूसरी होती है हम पढ़ करके और तीसरी होती है हम सुन करके। उसका अनुभव और अनुभव के साथ साथ मन की जिज्ञासा और जिज्ञासा में भी आपके मन की कल्पना। कोई भी बात आती है तो हम मन की कल्पना के आधार पर को किस तरह से देखते हैं। हम जब घने जंगलों की कहानी सुनते हैं तो हमारा मन घने जंगलों में जाता है और हमारी वो कल्पना कहां तक हमें ले जाती है, क्योंकि उस कल्पना का आधार बहुत बड़ा होता है। हमारे मन में उस कल्पना के आधार पर जो उसके प्रति प्रेम होता है, जो हमारा भाव निकल करके आता है। मैं आपसे आज के इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, उस भाव को रोकना नहीं है, उसको प्रकट करते हुए हमें उस भाव को आगे ले जाते हुए हमें हमारे काम पर लगना है। क्योंकि प्रकृति में छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हम देखते हैं हमारी नदियां,
हमारे पहाड़, हमारे वन, आए दिन वन हमारे कम होते जा रहे हैं, नदियां हमारी सिकुड़ती हुई जा रही हैं, पहाड़े हमारे छोटे होते जा रहे हैं। क्या ये प्रकृति की साथ छेड़छाड़ नहीं है? आज हम देखते हैं कई मेरे उम्र दराज के लोग बैठे हैं, मेरे से बड़े भी बैठे हैं, उनके जीवन में अनुभव रहा होगा कि बारिश किस तरह से होती थी, बारिश का वो आनंद लेते थे। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जीवन का आधार हमारी ये प्रकृति है। अगर इस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ उसकी छेड़छाड़ होगी। राजस्थान ये वो धरती है, आपने देखा है, मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। ये राजस्थान की प्रकृति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम घर के अंदर देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भी देखते हैं, लेकिन मन में ये भाव भी पैदा होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। यह प्रकृति के साथ धोखा होता है। आपके मन के अंदर यह भाव आ गया कि मैं प्रकृति के साथ किस तरह से कहूं, वृक्षों के साथ मेरा भाव कैसा होना चाहिए। अरे हमारी संस्कृति में तो वृक्षों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है। पहली बारिश जब आती है, बारिश के मौसम में उसको हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, उसको पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है। इसलिए मित्रों, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम प्रकृति के संरक्षण में हम सबका योगदान हो, हम सबकी क्या सहभागिता है। कभी कभी हम आइडिया लगाते हैं क्या, हम गाड़ी चलाते हैं, प्रदूषण करते हैं, तो कभी मन में यह भाव आता है क्या कि मैं इस प्रकृति के अंदर कितना प्रदूषण करता हूं, लेकिन उस प्रदूषण को कम करने के लिए मेरे जीवन में मैंने कितने वृक्ष लगाए, ये कभी हम सोचते हैं क्या। जिस खाट पर आप सोते हैं वो खाट किसकी बनी हुई है, जिस लकड़ी का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व है वो कहां से आती है। अगर हमारे जंगल कम होते जाएंगे, वन कम होते जाएंगे, तो आखिरकार वो कहां से आएगी। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, अपनी ढाणी में रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, बहुत पुराने पुराने वृक्ष हमारे हैं। वो जो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे, वो किसके लिए लगाए थे। आज हम उसका आनंद ले रहे हैं, वो हमारे लिए लगाए थे। हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं। क्या ये मन में हमारे में कभी भाव नहीं आता। यही भाव आना चाहिए। हमको हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जाएं। ये अगर हमारे मन के अंदर भाव होगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा और वन क्षेत्र में हम काम भी कर सकेंगे। और क्योंकि ये सब कुछ हमें प्रकृति देती है, हमारा वन देता है। आपने पढ़ा होगा, खाने को हमें देता सब कुछ। आपको फल की भी स्वाद आता है, फल का भी आप रसवादन करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन कभी मन में ये बात आई, अगर ये वृक्ष नहीं होता तो फल कहां से आता। आप फूलों का बड़ा आनंद लेते हैं, सुगंध लेते हैं, कई तरह के तो इत्र लगाते हैं तो उसमें ही आनंद आता है। कहां से आता है। ये प्रकृति से आता है। तो हमें प्रकृति क्या देती है, उस प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें क्या करना है।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मित्रों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज उनको हमने सम्मानित किया है। उनके सामने कई तरह की चुनौती आई होंगी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म माना कि मुझे क्या करना है और उन्होंने किया, तो आज उनको सम्मानित किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमने आगे भी रखा है कि आने वाले समय में हम किस तरह से जो हमारे प्रकृति को की संरक्षण करेगा, उसके लिए हम आने वाले समय पर भी हम उसको किस तरह से प्रोत्साहन उसको दे सकते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी जीव जंतुओं का आश्रय भी प्रदान करते हैं। बड़े वन्य जीवों के अलावा छोटे छोटे कितने जीवों का आश्रय उस वृक्ष के अंदर रहता है। मित्रों, आपके आंगन में, आपके पास अगर कोई वृक्ष है, एक बार 2, 3, 4 घंटे के लिए गौर से देखना, उन्होंने कितने जीव जंतुओं का संरक्षण उस वृक्ष के अंदर होता है। आप ऐसे ही देख करके चले जाते हैं, लेकिन उस वृक्ष को अगर ठीक प्रकार से उस पेड़ को देखेंगे, उसमें छोटे छोटे जीव जंतुओं का कितनों का वास है। उसमें कभी देखते हैं गिलहरी चढ़ती है, तो कभी चींटी भी चढ़ती है। उसमें से मधुमक्खी आती है, वो मधु बैठ करके वो भी रसवान करती है और आपको ही वो मधु देती है। कितना आनंद आता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं। और इस प्रकृति में अगर आप आंकलन करें तो ये प्रकृति ऐसी है, इसको कोई भी फालतू नहीं है। कोई ना कोई जीव जंतु भी उससे जुड़ा हुआ होता है। वो प्रकृति में किसके लिए फायदा देता है, वो कौन किसका भोजन होता है, कौन किससे पलता है, ये हमारी प्रकृति के अंदर है। हमें समझना होगा कि प्रकृति में कोई भी फालतू नहीं है। जितनी भी हमारी वनस्पति हैं, हम देखते थे गांव में पहले होता था, कुछ कट जाता था, बच जाता था, कुछ हो जाता था, वनों से ही काम चलता था। गर्मी आती थी, गर्मी में आते फोड़े फुंसी हो जाते थे, नीम के बकल को उछेल करके नीम की लेते थे, उसको घिसकर लगाते थे, 3 दिन में ठीक हो जाते थे। ये सब कुछ हमें देती है। अगर आप उसका आंकलन करेंगे तो वही है, उसमें वही छुपा हुआ है। जो आज हम दवाइयां लेते हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं उन्हीं में है, उन्हीं से निर्मित होती हैं। इसलिए कितना बड़ा काम हमारा होता है। मैं आपके आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूं। आज हम देखते हैं मधुमक्खी पालन का, कभी किसी ने सोचा था क्या? मधुमक्खी जंगल में होती थी, जितनी आवश्यक कोई जाते थे ले आते, लेकिन मधुमक्खी पालन से कितने परिवार पल रहे हैं, ये कम बात नहीं है। आज के इस आयोजन के माध्यम से हम न केवल वनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दोहरा रहे हैं, बल्कि उन योजना और परियोजना का शुभारंभ और लोकार्पण भी कर रहे हैं जो हरियाणा और राजस्थान के हमारे संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। यही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन पर्यावरण जलवायु संतुलन के प्रयासों में एक वैश्विक लीडर बनकर उभरे हैं। ग्लासगो में आयोजित कोप 26 के अंदर दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय वन जीव मंडल की बैठक में, अभी आपने देखा, प्रकृति को सजोना बहुत आवश्यक है। गौरैया दिवस था कल, आपने देखा, हमारी छोटी छोटी वो चिड़िया गौरैया होती थी, घर में खाना खाते थे, थाली में से भी खाना खा जाती थी, कितनी अच्छी प्यारी लगती थी। प्रकृति उसमें कितनी समाहित थी, जहां उसको दिखता था घोंसले बना लेती थी। आज धीरे धीरे वो गायब हो रही है। हम क्या उसके संरक्षण के लिए कोई काम कर रहे हैं क्या? हमें करना चाहिए, ये हमारी प्रकृति है। आप उसका जब देखते हैं, आनंद लेते हैं, अगर पक्षी नहीं होंगे कैसा लगेगा, वृक्ष नहीं होंगे कैसा लगेगा? मन में हम विचार करना चाहिए कि हमें इसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए और उनको सजोते हुए हमारी भावी पीढ़ी को धरोहर बना करके हमें कैसे काम करना चाहिए। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन लिया, एक पेड़ मां के नाम। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, यह बहुत ही पुण्य का कार्य है।
क्योंकि मैंने देखा था, एक हमारे गांव में एक महाराज जी आए थे, उन्होंने कच्ची कुटिया बना करके वहां रहे, लेकिन वो कुछ दिन रहे, लेकिन वहां उस कुटिया के सहारे वो वृक्ष लगा गए। आज भी उन वृक्षों की ओर करते हैं तो लोग उन महात्मा जी का नाम लेके पुकारते हैं कि उन्होंने लगाए। महात्मा जी चले गए, लेकिन उनकी निशान, उनकी पहचान, उनकी वो रह गई। कुछ वृक्ष तो हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र ही हजारों साल तक है। अगर एक बार आपने लगा दिया तो हजारों साल तक कितनी पीढ़ी उसको देखेंगे, कितने लोगों का उसमें वास होगा, कितने लोग उसकी छाया लेंगे, कितने पक्षी उसमें रहेंगे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी और उनकी टीम को और हमारे सभी अधिकारियों को कि हमने लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य से ज्यादा उन्होंने हरियाणा और राजस्थान के तहत पेड़ लगाने का काम किया। और इसीलिए उस लक्ष्य से ज्यादा काम किया, इसीलिए हमने इस साल के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है कि अगले आने वाले इस वर्ष में हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। और इसको हमने धीरे धीरे बढ़ाया है, उससे आगे जाएंगे 12 करोड़ लगाएंगे, फिर 13 करोड़ लगाएंगे। इस तरह से हमने करके पूरे हमारे माथाल में 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा राजस्थान के अंदर अभियान होगा, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बन सकेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेशवासियों को कि इस अभियान में भरपूर सहयोग एवं समर्थन मिला। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके अनुसार हमारी सरकार 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को बढ़ावा देने के लिए कचरे के प्रभावी प्रबंधन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन क्षमता और विशेष ध्यान दे रही है। क्योंकि इस हेतु हमारी सरकार ने इस बजट सत्र में राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में वन संवर्धन, जैव विविधता को संरक्षित करने, परिस्थिति तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज कई कदम उठाए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम थोड़ा मन बना करके, क्या है कि एक अभियान बहुत आवश्यक है और एक जनजागरण जो होता है वो हर क्षेत्र में, अगर हम जनजागरण के माध्यम से काम करेंगे तो पहले किसी काम को करने के लिए हमारा मन मानस तैयार करना पड़ता है, हमारे मन में उसके प्रति भाव जागना पड़ता है। जब तक भाव नहीं जागेगा हम उस काम को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इसमें एक जनजागरण अभियान भी होना चाहिए कि प्रकृति के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, और हमें जहां आवश्यकता होती है हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब हम कहां लगाएं, आप कहीं भी लगाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से राजस्थान के समस्त भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकृति को संभालने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम सबको परिवार की भांति हम कहां उसको पेड़ ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में लगा सकते हैं। मैं अभी हमारे मंत्री महोदय जी से कह रहा था, बड़ी अच्छी स्कीम इन्होंने लॉन्च की है कि बीज को एक अंकुरित करते उसमें बना करके, सीड बॉक्स में बना करके, और उनको घने जो हमारे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल हैं, उनमें उनको ड्रोन के माध्यम से आप पूरी तरह से लगाइए। बारिश आने पर धीरे धीरे वो पेड़ का रूप लेगा और वो वृक्ष हमारा बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि जहां हमें लगता है कि हम वहां पहुंच नहीं सकते तो हम उसमें सीड्स का उपयोग करते हुए उसको भी लगाने का हम काम करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस संस्थान में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे कन्वेंशन हॉल, हॉस्टल, EIC जैसा आपने बताया, लैब और ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। यह वन अधिकारियों, छात्रों और आमजन को देश विदेश के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी मिलेगा। साथ ही यह संस्थान विश्व के प्रमुख वानिकी संस्थानों के साथ सहयोग कर जलवायु परिवर्तन,
और जैव विविधता संरक्षण जैसे विषयों पर काम करेगा। आज 250 वन मित्रों को किट प्रदान की गई है। आप सभी वन मित्र संरक्षण के अपने काम को सफलतापूर्वक करें। अपने पिछले बजट में वन मित्र योजना की घोषणा की थी। ये वन मित्र वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह कदम हमारे समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों का मजबूत करेगा। आज इस अवसर पर सम्मानित होने वाले महिला वन कर्मियों को भी बधाई देता हूं। आप सभी के लिए ये प्रेरणा की स्रोत हैं। हमने हमारे प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है और बहुत अच्छा अभ्यारण्य है। उस क्षेत्र को भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जैव विविधता का खजाना है। यह अभ्यारण्य धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यता है कि माता सीता ने अपने वनवास का समय कुछ समय यहां भी बिताया था, ऐसा बताते हैं और उसमें पौराणिक कथा भी उसके साथ है। हमारी सरकार ने अभ्यारण्य के विकास और संरक्षण के साथ साथ धार्मिक, पर्यटन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए परिस्थिति संरक्षण के ढेरों कार्य करवाए हैं। इससे न केवल स्थानीय समुदाय की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी संरक्षित होगी। JICA, BCG और सेट श्योर के सहयोग से आज लॉन्च की गई DG1 फॉरेस्ट स्टेट परियोजना वन प्रबंधन में डिजिटल नवाचार का एक अनूठा उदाहरण है। इसका उद्देश्य वन स्वास्थ्य की निगरानी, वृक्षारोपण स्थल चयन करना, कार्बन स्टॉक का आंकलन करना। यह परियोजना वन आच्छादन, घनत्व, मृदा नमी और भूजल स्तर जैसे पहलुओं पर भी नजर रखेंगी। साथ ही ये हरियाणा, राजस्थान जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वित में मदद करेंगी। भविष्य में ये अन्य विभागों के शोधकर्ताओं और आम जन के लिए भी उपयोगी साबित होंगी। हमारी सरकार ने वन विभाग और संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। 5 जून 2024 को राजस्थान सरकार ने मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत, जैसा मैंने कहा, 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आप सभी को प्रसन्नता है कि मैंने बताया 7 करोड़ से ऊपर पौधे हमने लगाए हैं 24-25 में, और 25-26 में हमें 10 करोड़ पौधे लगाना आवश्यक है और उसका कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। नर्सरी में हमारे पास 10 करोड़ से अधिक पौधे उपलब्ध कराने का काम भी हमारे वन विभाग ने किया है। इसके लिए भी उनको मैं बधाई देता हूं। राजस्थान वन नीति में हमने प्रदेश के हरित आवरण को 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। जो अब तक हमारा ये लगभग 10% है, इसको हम 20% तक ले जाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन क्षेत्रों के बाहर अधिकाधिक वृक्ष लगाना अत्यधिक आवश्यक है। अभी हमारा, जैसा मैंने बताया, 10% है, थोड़ा 10% के लगभग है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान का कृषि वानिकी में उपलब्ध ग्रोइंग स्टॉक पूरे देश में 4थे स्थान पर है। हरित आवरण में कृषि वानिकी इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए हमारी सरकार राज्य में पहली बार कृषि वानिकी नीति ला रही है। वनों की रक्षा न केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास का भी आधार है। इसलिए कहा गया है कि वन हैं तो हम हैं। स्थानीय प्रजाति को संरक्षण एवं विस्तार हेतु एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रजाति एवं सह प्रजाति का चयन कर उनके संवर्धन हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए यह भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हम सभी जिलों में मातृ वन की स्थापना की जा चुकी है। वन क्षेत्रों के बाहर भी ओरण के रूप में जैव विविधता के भंडार,
जिन्हें सदियों से हमारे पूर्वजों ने सजाया है, उन्हें भी संरक्षित करने का हमने पहली बार बीड़ा उठाया है। वनों सुरक्षा एवं विकास हेतु आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 1750 वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे साधन संसाधन के लिए जो हमें आवश्यक होगा वो हम करेंगे, और हम हर क्षेत्र में, इसलिए हमको मजबूत करने के लिए जो में एक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को रोजगार देने के लिए हमने 1750 वन रक्षकों की भर्ती करने का भी हमने घोषणा की गई है। हमारी सरकार ग्रासलैंड इकोसिस्टम के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने ग्रासलैंड के महत्व को समझते हुए राज्य में बृहद स्तर पर ग्रासलैंड संरक्षण एवं विकास के कार्य कराए हैं। राज्य सरकार घड़ियाल संरक्षण के लिए भी सवाई माधोपुर में, जैसा आपने अभी फिल्म में देखा था, पाली घाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि वनकर्मियों की भर्ती काफी समय से नहीं हुई, क्योंकि किसी को इस क्षेत्र में चिंता नहीं थी कि हमारा वन संरक्षण कितना आवश्यक है। यह प्रकृति के लिए, आम जन के लिए, हम सब के लिए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको मजबूत करने के लिए जो आवश्यक कदम है, हमने इसीलिए कहा कि हमने इस क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी और उनकी टीम को कि इन्होंने जिस तरह से काम प्रारंभ किया है, 1 साल में जो उपलब्धि हासिल की है, मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में ये वन क्षेत्र में हमारा राजस्थान अलग ही अपनी पहचान बनाएगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में कहना चाहूंगा कि आज का दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक संकल्प है, और यह संकल्प है कि हम अपने वनों को बचाएंगे, अपनी जैव विविधता को संरक्षित करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा स्वस्थ राजस्थान बनाएंगे। हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आप सभी के सहयोग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा बहुत बड़ा काम है। अगर हम इस तरफ काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो परंपरा बन गई थी कि सूखे की हालत रहती थी, अकाल पड़ता था, मैं कहना चाहता हूं अगर हमने इसको 10% से अगर 20% हमने कर दिया तो राजस्थान अकाल की जो मार है उससे भी दूर होगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि प्रकृति का अगर हम संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी, ये हमारे मन का विश्वास है। और ये हर व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम करते हैं प्रकृति उससे अच्छा लौटा करके हमें देती है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अंत में यही कहना चाहता हूं कि हम सब, क्योंकि हम सभी का दायित्व बनता है और दायित्व यह बनता है कि आने वाली पीढ़ी का संरक्षण हम करते हैं। और आप देखते हैं हम ये जो काम कर रहे हैं ये हमारी संतति के लिए, हमारी संतान के लिए, आने वाली संतान के लिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। एक मन में यह भी भाव होना चाहिए, अगर वृक्ष नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, हमारी प्रकृति का संरक्षण किस तरह से होगा। हम आज के दिन यह संकल्प लेकर के जाएं कि इस क्षेत्र में हम काम करेंगे और काम करते हुए हमारे राजस्थान को सुरक्षित रखेंगे, आने वाली पीढ़ी भी हमारी सुरक्षित रहेगी। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आकर के इस कार्यक्रम में बहुत गरिमा भी बढ़ाई है और आने वाले समय में आप इस आभा को पूरे राजस्थान के अंदर ले जाएंगे और पूरे राजस्थान में हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय आपका प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। यूं भी राजस्थान की जिजीविषा निराली है,
विलक्षण है। चाहे हमारा प्रदेश शुष्क और रेतीला है, लेकिन हम सभी संकल्पित हैं इसे हरियालो राजस्थान बनाने के लिए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख महोदय राजस्थान श्रीमान अरिजीत बनर्जी से सादर आग्रह, कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी संजय शर्मा जी, और मंच पे पीठासीन समस्त गुणीजन का इजाजत से उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, अतिथिगण, सम्मानित सहयोगियों और मेहमानों, आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 और डीजी वन के लॉन्च के इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए मैं सर्वप्रथम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सर, आप अपना व्यस्त समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला, हमें आशीर्वाद दिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी श्री संजय शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। वो हमारे मुखिया हैं, वो एक पर्यावरण और वन प्रेमी हैं और हमेशा वन विभाग को नेतृत्व देते आए हैं। सर, ये नेतृत्व अब देते रहे, हम आपके गाइडेंस में काम करते रहेंगे। Present among us today is the team from the Japan International Cooperation Agency, whose long-standing association with the state of Rajasthan is since 1991. This association has been instrumental in shaping Rajasthan's natural resource management face in many ways. I sincerely thank A.G. Wakamatsu-san, Mr. Vineet Sareen, and Mr. Yushi Nagano, who is probably sitting in Tokyo and watching this podcast, and the entire JICA team for their continued engagement with us in various initiatives, including the transformative DigiOne project. मैं हमारे ACS मैडम श्रीमती अपर्णा अरोड़ा जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा नए और सुधारात्मक प्रयासों के लिए अपनी दिशा निर्देश और समर्थन देती रहती है। सचिव IT श्रीमती अर्चना सिंह हमारे साथ आज उपस्थित हैं। वो और उनके टीम का जो सहयोग हमें प्राप्त होता है, उनके लिए उनको खूब सारा आभार और धन्यवाद। We wouldn't be able to roll out DigiOne without your help, Archana.